Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Biosplanet। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस जो आपका फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का और सिक्स चैप्टर क्लास 10th की साइंस का है। ओके, तो इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे प्लांट रिस्पायरेशन के बारे में। इससे पहले जो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी है उसके बारे में अभी बता दूंगा, लेकिन देखो प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होता है उसे तो हमें समझना ही है। साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे गांव में एक कहावत होती है या फिर बूढ़े लोग कहते हैं कि आप दिन में पेड़ों के नीचे सो सकते हैं बट रात में पेड़ों के नीचे नहीं सो सकते या नहीं सोना चाहिए। तो ऐसा वो क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है और वो रीज़न साइंटिफिक रीज़न है। मे भी उनको भी नहीं पता होता कभी कभी कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए, बट आज वो जो साइंटिफिक रीज़न है उसको मैं आपको समझाऊंगा। तो ये चीज़ तो कोई भी बता देगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाए आखिर हाँ वो ऐसा क्यों कहते थे या फिर ऐसी बात लोगों के बीच में क्यों है कि हमें रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे टेबूज या फिर बहुत सारी इस तरह के र्यूमर्स फैले होते हैं लोगों के बीच में, तो जिनको हमें जानना चाहिए। तो साइंस ऐसी चीज़ है जो आपको आपको आपका जो नेचर है उस आपको नेचर को समझने में हेल्प करती है। आप नेचर को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप बायोलॉजी को पढ़ते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, हमारे जो लाइफ है वो सारी चीज़ें जो है वो क्या होती है उनको हमें समझने के लिए बायोलॉजी को पढ़ना बड़ा ही ज़रूरी है। तो बायोलॉजी को अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा लाइफ प्रोसेस में प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में। ओके, लेट मी राइट इट हियर, प्लांट रेस्पिरेशन। तो प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये प्लांट रेस्पिरेशन क्या होता है और उसको समझेंगे। लेकिन देखो एक चीज़ इससे पहले हमने जो समझी थी वो सेलुलर रेस्पिरेशन को हमने समझा था। तो हमने देखा था कि रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं। तो हम उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन, अनारोबिक रेस्पिरेशन जो हमने पढ़ा वो एक्चुअली कॉमन होता है, वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ये जो रेस्पिरेशन होता है ये तो कॉमन होता है प्लांट में, एनिमल में सेल के अंदर होता है। प्लांट में भी सेल पाई जाती है, एनिमल में सेल पाई जाती है, ये दोनों में कॉमन होता है। तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे समझ जाएंगे वो कॉमन है ये चीज़। लेकिन जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे होता है। जैसे अगर मैं ह्यूमन के बारे में बात करूँ, हमारी बॉडी को चाहिए सेल, एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए चाहिए वो ऑक्सीजन चाहिए, नॉट सेल, ऑक्सीजन चाहिए। हमारे सेल के अंदर सारे रिएक्शंस को होने हैं तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन कैसे हमारे हर सेल तक पहुंचेगा, तो हमें उसके लिए करना पड़ता है रेस्पिरेशन या फिर हमें करनी पड़ती है ब्रीदिंग। तो हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम है जिसमें हम ब्रीदिंग का फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। लाइक वी हैव नोज, नजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स। ये सारे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो किसमें इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। इस तरह का कोई सिस्टम प्लांट के अंदर नहीं होता, बिकॉज देयर बॉडी इज मच लेस कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी होता है अगर उससे कंपेयर करें तो प्लांट बॉडी काफ़ी सिंपल होती है। हमारे पास ऑर्गन सिस्टम होता है, उनके पास ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, लेकिन उनको भी तो वही परफॉर्म करना है, वही रेस्पिरेशन तो उनको भी करना है। अब वो रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, सेल के अंदर ऑक्सीजन कैसे पहुंचाएंगे, तो उनके पास एक सिंपल सी चीज़ होती है। जैसे आपने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा होगा। जो स्टोमेटा होता है गार्ड सेल से घिरा हुआ एक छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। हर सेल जो लीफ होती है उनके लोअर सरफेस पे ये एविडेंटली देखे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में जब आप देखते हैं ना, तो स्टोमेटा का हम प्रैक्टिकल करते हैं क्लास 9th में 10th में हम देख सकते हैं। बहुत सिंपल सा होता है, बहुत अच्छा दिखता भी। अगर आप उसकी एक स्लाइड काट के या फिर आप किसी फ्लैशी लीफ का स्ट्रक्चर वो लेकर पील को लेकर अगर आप उसे चेक करें तो आपको ये चीज़ दिखने के लिए मिल जाएगी। अब ये स्टोमेटा जो होता है, तो इसमें जो प्लांट में जो ब्रीदिंग के लिए हमारे पास नोज है, ये सारे पार्ट है, तो इनके पास क्या होता है, दे हैव ओनली स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा से ही वो अपना सारा काम करेंगे। ओके, तो स्टोमेटा इनके पास है। अब मैं इनको आगे बता दे रहा हूँ। जैसे कि स्टोमेटा है, स्टोमेटा से एयर, तो जैसे ये स्टोमेटा मैंने बना दिया, सिंपल सा एक डायग्राम ऐसे बना देता हूँ। ये आपका गार्ड सेल है और ये एक पोर है जहां से गैस जो होती है वो अंदर जाती है बाहर। मीन्स स्टोमेटा इज द
स्मॉल होल वेयर द गैसेस एक्सचेंज कैन बी सीन। ये वो जगह होती है जहां पे गैसेस एक्सचेंज देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ से एंट्री हो रही है, एक तरफ से एग्जिट हो रहा है। तो यहाँ पे जब कभी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर इंटर हो रहा है, कभी इसके अंदर इससे बाहर ऑक्सीजन इससे बाहर आ रही है, तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। अब यही चीज हमें समझना है कि जब ये इनके अंदर मान लेते हैं, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज का मतलब है इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन का मतलब इनको चाहिए ऑक्सीजन। अब जब इनको ऑक्सीजन चाहिए तो आप ऑक्सीजन भी इनके अंदर जानी है। तो ये जो ऑक्सीजन है कैसे जाएगा, बाहर से जाएगा। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन होती है, इनके अंदर चला जाता है, तो रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात हो रही है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन भी कहाँ से जाती है, इसी के थ्रू अंदर होके चली जाती है। तो गैसेज एक्सचेंज जो होता है इनमें स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब जो इनके बीच में जो सेल पाई जाती है, उनके बीच में जैसे एक सेल ये हो गई, दूसरी सेल ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी सेल ये, पांचवी सेल ये, छठी, सातवीं। तो ऐसे सेल होती है, उनके बीच में एक अच्छा खासा गैप होता है, क्योंकि सेल है, सेल के बीच में अगर गैप है तो हम उसको कहेंगे इंटर। इंटर का मतलब होता है बीच में। एक टर्मिनोलॉजी है इंट्रा। इंट्रा मीन्स अंदर, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मीन्स बाहर। और अगर इंटर आ गया, इंटर वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझेंगे, इसका मतलब होता है बीच में। अब यहाँ पे इंटर सेलुलर स्पेस, इंटर मतलब ये सेल है, ये सेल है, ये सेल, इन सारी सेल के बीच में जो स्पेस देखने को मिल रहा है, ये बड़ा सा स्पेस देखने को, यहाँ से यहाँ तक ये सारा स्पेस जो देखने को मिल रहा है, इसको आप क्या कह सकते हो, इंटर सेलुलर स्पेस। तो इंटर सेलुलर स्पेस जो होता है वो इंश्योर करता है कि सारे ऑक्सीजन हर सेल के कांटेक्ट में रहे, या फिर ऑक्सीजन जो कहाँ पे पहुंचे, हर सेल के पास पहुंचे। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो इंटर करता है थ्रू स्टोमेटा, सेल के बीच पहुंचता है, ये सारी सेल है उनके बीच में पहुंचता है, उनके बीच में जो फ्लूइड होता है उनसे वहां पे पहुंचता है डिफ्यूज होके, तो और उसके बाद सेल के अंदर इंटर कर जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है ना, तो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। हर सेल के अंदर कहाँ पे पहुंचता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, थ्रू पहुंचता है। तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक आपका हो गया, इसके लिए जो रिक्वायर्ड चीज है आपकी स्टोमेटा हो गई। सेकेंड, इसमें आप इंटर जो सेल होती है उनमें आपका इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और इंटरसेलुलर स्पेस की वजह से जो सारी सेल होती है वो किसके कांटेक्ट में होती है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होती है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि हर सेल तक ये सारी चीजें कैसे पहुंचती है, डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचती है। तो ये लेक्चर उतना लंबा नहीं होगा जैसे बाकी के लेक्चर लंबे होते हैं, उनकी कंपैरिजन में छोटा मैं इस लेक्चर को बनाऊंगा, क्योंकि मुझे कल 9th और 10th दोनों की वीडियो अपलोड करनी है, आज उनकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। ओके, तो डिफ्यूजन जो है ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और डिफ्यूजन के बारे में आपको मालूम होता है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन टू द लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन होती है वहां से कम की तरफ ये मूव करते हुए चले जाते हैं। ओके, अब देखो डिफ्यूजन का जो डायरेक्शन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डिफ्यूजन, यहाँ पे सिंपली डिफ्यूजन देखने को मिलता है, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये मूव करके कहाँ पे पहुंच गई, सेल के अंदर पहुंच गई। तो सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है इसलिए बाहर से अंदर जा रही है, और उसके लिए कोई बैरियर की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। अब ये डिफ्यूजन जो है उसका डायरेक्शन क्या होता है, लेट अंडरस्टैंड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दिस डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का जो डायरेक्शन होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। ओके, मैं यहाँ पे नोट लिख दे रहा हूँ। एक तो होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन, एक तो होता है आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो पहली चीज हो जाएगी इसमें इन्वायरमेंटल कंडीशन, और दूसरी चीज इसमें क्या हो जाएगी, सेकंड किस चीज पे डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। तो जो प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है उस पर डिपेंड करता है। रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। तो ये चीज हमें समझनी है, मैं इसे थोड़ा सी रेज करते रहा फिर उसके ओके स्टूडेंट। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो डिफ्यूजन के डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। ओके,
तो देखो इन्वायरमेंटल के कंडीशन का मतलब यहाँ पे एक हम रात के बारे में बात करेंगे। जो आपका नाइट इन्वायरमेंटल कंडीशन उनके लिए, प्लांट के लिए काफ़ी इफेक्ट के लिए जो प्लांट जो होते हैं उन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जो डे लेंथ होता है उसका, मतलब रात का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, दिन का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो पहले हम देखते हैं रात में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो रात में प्लांट को फोटोसिंथेसिस नहीं करना होता, क्योंकि लाइट तो मिलती नहीं है। लाइट नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाए। फोटोसिंथेसिस आप समझते हैं, हिंदी में इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण इनमें नहीं होता। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस इसमें जब नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस इनमें नहीं होगा। और जब फोटोसिंथेसिस इनमें नहीं होगा तो अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। प्लांट को अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। किसके लिए? फूड बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। अदरवाइज फूड बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट थी। अब यहाँ पे इनको नो नीड, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, नो नीड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे जरूरत खत्म। तो यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो रात में प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? नहीं चाहिए। और रेस्पिरेशन तो कंटिन्यूअस होता है, रेस्पिरेशन तो लिविंग है, वो चल रहा होगा उसके अंदर। और फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में ही देखने को मिलती है, रात में फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। तो जब रेस्पिरेशन वहां पे हो रहा है, रेस्पिरेशन का मतलब जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो दिन में भी बनती है, रात में भी बनती है। ओके, लेकिन जब रात में ये बनती है और रात में प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, तो जो एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर बन रही है उसे वो रिलीज करेगा। तो उसे रिलीज करेगा, CO2 को क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो जो एट नाइट जो रात होती है ये एक मेजर इवेंट होता है। रात में जो कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर इवेंट। तो रात में जो होता है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर इवेंट, मेजर इवेंट। ये रात में जो होता है ना, ये ज्यादा उनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। दैट्स वाई कि लोग कहते हैं कि रात में प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए या पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन नहीं देंगे आपको रात में। वो ऑक्सीजन कब उनमें से ज्यादा प्रोड्यूस होती है? दिन में, जब उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन बनती है, रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन नहीं बनती। रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन कंज्यूम की जाती है। ओके, तो ये नाइट इवेंट हो गया। ओके, अब बात करते हैं ड्यूरिंग द डे। अब ये दिन में क्या होता है? ड्यूरिंग डे दिन में क्या होता है? अब ये दिन में क्या करते हैं? रेस्पिरेशन तो हो ही रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, बट बात करते हैं यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस की। यहाँ पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस। रात में क्या हो रहा था? फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था, नो फोटोसिंथेसिस। रात में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो रहा था। अगर मैंने कुछ गलत बता दिया तो उसे आप इरेज कर देंगे। रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो दिन में फोटोसिंथेसिस होता है। अब जब दिन में फोटोसिंथेसिस होगा तो वहां पे किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? CO2 की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, उसमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? CO2 की रिक्वायरमेंट होगी। अब दिन में CO2 को यूज किया जा रहा है, स्टोमेटा के थ्रू CO2 उसके अंदर जा रहा है, और जो रेस्पिरेशन भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी पैरेलल ही चलते हैं। दिन में दोनों होते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होता है। अब यहाँ से रेस्पिरेशन से CO2 जो निकला वो भी कहाँ पे चला गया? फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया। मीन्स जो CO2, एक तो उनको ज्यादा CO2 चाहिए, एक तो प्लांट है, प्लांट ने CO2 को लिया और जो CO2 रिलीज कर रहे उनको भी नहीं बाहर निकलने दे रहे, उनको भी यूज कर ले रहे, क्योंकि वो उनके काम की चीज है। रात में तो वो बाहर निकाल देंगे, रात में वो तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं पा रहा है, रात में फूड बनाना नहीं है, दिन में फूड बनाना होता है, इसलिए वो अपना CO2 भी देते नहीं है और एक्स्ट्रा CO2 रिलीज ही नहीं होता। बट कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बना और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। तो अगर दिन का देखें, ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड जो होता है दिन का अगर देखें तो रिलीज CO2, रिलीज O2 ऑक्सीजन, रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज द मेजर
इवेंट ड्यूरिंग द डे। तो ये ऊपर का मैंने ड्यूरिंग नाइट का बनाया है, नीचे का ये ड्यूरिंग का डे का बनाया हुआ है। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इज द मेजर इवेंट ड्यूरिंग डे एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर इवेंट ड्यूरिंग नाइट। तो एट नाइट CO2 ज्यादा रिलीज होगा, दिन में ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगा। तो अब आपको हो सकता है समझ में आ गया कि वो कौन सा साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से लोग जो बड़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, मना करते हैं कि पेड़ों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। आई होप कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में बात करेंगे एनिमल के बारे में। एनिमल में कौन से पार्ट पाए जाते हैं, कौन सा ऑर्गन पाया जाता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।